बच्चों लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मैंने कहा है फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर मैंने कहा है हमें a और b की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन क्या दी है, ये जो आपको दोनों इक्वेशन दे रखी है इनका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। सही। देखिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और c1/c2। सही। तीनों की तीनों रेशियोज क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर वो कहते हैं इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब है x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे वो सॉल्व करने को नहीं कह रहे, यहाँ पर वो कह रहे हैं a और b की वैल्यू निकालो सो डेट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों की रेशियो क्या होती है, हमेशा सेम होती है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी गोपाल बताओ। a1 b1 और c1 की वैल्यू बताओ क्या आएगी? सर a1 है 2, a1 तो 2 है, 3, b1 है 3, 7। c1 है 7। देखो जो फर्स्ट इक्वेशन होती है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसे तो a1 लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ y क्या होता है? b1 सही है, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है? c1। आगे समझ। अब आप आ जाओ सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन में जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो तो a2 होगा, कोफिशिएंट ऑफ y जो होगा वो होगा b2। सही। और जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या होगी? c2 होगा। क्या की बात समझ। अब देखिए फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन a1/a2 किसके बराबर होगा? b1/b2 के, और वो बराबर होगा c1/c2 के। तो a1 कितना दे रखा है? 2, a2 दे रखा है a माइनस b, b1 दे रखा है 3 और b2 दे रखा है a प्लस b, c1 दे रखा है 7 और c2 दे रखा है 3a प्लस b माइनस 2। या क्या समझ। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड रेशियो ले लेंगे और सेकंड और थर्ड रेशियो ले लेंगे। उससे हम क्या करेंगे, a और b में या तो रिलेशन निकल आएगा, हो सकता है या डायरेक्ट वैल्यू ही निकल आएगा। तो हम यहाँ पर लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो। क्या आएगा? 2/a माइनस b किसके बराबर दे रखा है? 3/a प्लस b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। सही है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर, तो कितना आएगा ये? 2a प्लस 2b, ये 3a माइनस 3b। इसको इधर ले आओ। ये कितना आ जाएगा? 5b इक्वल टू a। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आगे ना समझ। नहीं वो तो सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे उन्होंने कहा a और b की वैल्यू निकालनी है फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने में होता है या तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हम a और b की वैल्यू क्या रखें ताकि ये जो सिस्टम है इक्वेशन का, इसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आ जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। वो इसमें भी क्या करते हैं, सीधा एलिमिनेशन या कोई मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b। जबकि यहाँ पे उन्होंने पूछी किसकी है? a और b की वैल्यू पूछी है। सही। अच्छा अब देखो, अब हम ले लेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रेशियो। क्या आएगा? 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3
3a प्लस बी माइनस 2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा 9a प्लस 3b माइनस 6। इसे इधर ले आओ, 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 6। तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, a की वैल्यू यहाँ रखो, b कितना आ गया 1। क्या था क्लियर है? अब देखिए b है a जो 5b के बराबर है, तो b की वैल्यू रखो। आगे समझ? सर अगर हम रेशो में जहाँ पर a प्लस बी लिखा है वहीं पर a की वैल्यू अगर हम 5b लिख दें तो गलत होगा आंसर? नहीं सही है सर तो मेरा आंसर तो होंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी आपकी। सही है, यहाँ पे आपने क्या रखा 5b, यहाँ पे रखा 5, यहाँ पे 5b लिखा होगा। हाँ बच्चों इसमें और जो सॉल्व करना होता है उसमें डिफरेंशिएट कर लेना। सही है, सॉल्व करने में हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पर हमें क्या करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे नो सॉल्यूशन भी आ सकता है और यूनिक सॉल्यूशन भी आ सकता है। करें उसको आगे। हमने फर्स्ट और सेकंड रेशियो की जब स्टार्ट करना मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन आई है जिसमें a की वैल्यू आई थी 5 की, उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड रेशियो की फर्स्ट नहीं, एक बार फर्स्ट सेकंड रेशियो ले लो, एक बार सेकंड थर्ड ले लो। वैसे फर्स्ट थर्ड और सेकंड थर्ड करी थी। हाँ वैसे कर लो। सबके आंसर सेम। हाँ कोई सी दो ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा अब देखिए सेकंड पार्ट, इसमें मैंने कहा फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने कहा इसका नो सॉल्यूशन होना चाहिए। अब देखो इसमें मैंने कहा हम यहाँ पर k की वैल्यू क्या लें ताकि जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं इनका नो सॉल्यूशन हो।
हाँ जी, ये बताइए उत्कर्ष, नो सॉल्यूशन में क्या होता है? पहली दो रेशियोज इक्वल होती है, तीसरी उनके बराबर नहीं होती है। ज्यादा क्लियर है? क्लियर है? तो अच्छा, अब हाँ जी आकाश बताओ, A1 B1 और C1 क्या है? सर A1 3, A1 तो 3 आ गया, सर B1 1, B1 1, C1 भी 1। C1 भी 1। हाँ जी नव्या, A2 B2 C2। सर A2 2k minus 1 हाँ 2k minus 1, और B2 k minus 1 k minus 1, और C3 2k plus 1। 2k plus 1। ये तो आगे समझ। अब देखिए, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 के, और वो नहीं होता बराबर C1 अपॉन C2। अब देखो A1 देखिए क्या है, 3, A2 कितना है 2k minus 1, B1 कितना है 1, B2 कितना है k minus 1, C1 कितना है 1, C2 कितना है 2k plus 1। क्या क्या समझ? यही देखते रहो, बाद में आराम से नोट करना। अब देखिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशो, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों यहाँ समझ लो, नोट करने की जल्दी मत करो। ठीक है, अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आएगा? हाँ 3k minus 3 is equal to 2k minus 1। इसे दे लिया, k की वैल्यू क्या आ गई? 2। आगे बात समझ? अच्छा एक बात ध्यान रखना, कई बार पता है क्या होगा, यहाँ पर k की दो वैल्यूज आती हैं। कई बार क्या होगा, यहाँ पे k की दो वैल्यूज आती हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी हमने कंसीडर करनी है और कौन सी कंसीडर नहीं करनी है? अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो दो आ जाती है। मिरर भी स्प्लिट करते थे ना, वैसी अगर आ जाती है तो कई बार क्या होता है, दो आ जाती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैं असाइनमेंट में करवाया यहाँ क्वेश्चन को, सही अभी नहीं करवा रहा। उस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सेकंड और थर्ड को। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा नॉट इक्वल टू वाला आएगा ना, मान लो यहाँ पर आ गया आंसर k 2 आ गया और 3 आ गया, और यहाँ पे आ गया k इज नॉट इक्वल टू 3, तो हम इसको हटा देंगे आंसर को। इन दोनों को सॉल्व करा और मैं लेट कर रहा हूँ कि 2 और 3 आंसर आ गया, फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो ये तो नॉट इक्वल टू में आंसर आएगा ना। यहाँ पे आएगा k इज नॉट इक्वल टू 3, तो 3 को हम हटा देंगे, 2 इसका आंसर होगा। आगे बात समझ? अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी इतना कर लो कंसीडर, इसे छोड़ दो। क्यों? जब आएगा तो मैं बता दूंगा, सही है? जब कोई काम आता है तभी दिमाग चलता है ना, अब काम कोई है नहीं, आप जबरदस्ती देना उसे सॉल्व करते रहोगे बैठ गए। आगे बात समझ? तो अभी इतना कर लो, उसे छोड़ो। सर मुझे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ नहीं आता बट हाँ वो दोबारा समझा देंगे, अच्छी बात है, आपके वाले दूसरे भी समझ लेंगे, नहीं तो बच्चे शर्म करते रह जाते हैं कि हम पूछेंगे तो। सर मेरे को एलिमिनेशन मत कर दीजिए। आपने तो किया नहीं, वो करा दूंगा। तो वो कल ऐसा करते हैं, कल मैथ्स क्लास रख लेते हैं। जो नया वाला ग्रुप है ना, वो 7 से 8 होगा, हो सकता है उसमें 5-6 मिनट में लेट हो जाऊँ, कहीं पढ़ाने जाता हूँ वहाँ से आऊँगा, सही है? तो आपकी क्लास होगी 7 से 8, हो सकता है 5-6 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, तो आप आ जाइएगा, तो मैं ये चैप्टर स्टार्टिंग से करवा दूंगा आपको, सही है? फिर उसके बाद मैं नॉर्मल क्लास से नहीं, दोनों में आते रहो, ठीक। जब तक आपका पिछला कवर नहीं होता दोनों बैच में आ जाओ। क्लियर है? तो जिनकी मैथ्स की क्लास रहेगी है, वो पहली एक्सरसाइज जो रहती है ना, तो कल आ जाना, सही है? तो मैं करवा दूंगा। सर पहले वाली कौन सी?
ये मान लीजिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 किसी की रह गई है तो सर डिपेंड मेरी करता है ग्राफ नहीं सर तो बनता। पहली क्लास में आप वो कल एलिमिनेट हाँ ये सही बात है, ये बता देना चाहिए। कल मैं जो है ना आपको 3.3 करवाऊंगा, किसी की 3.3 रहती है तो कर लेना, कल आ जाना। उसके बाद 3.4, फिर 1 और 2 कराएंगे। 1 और 2 में से ना नॉर्मली कुछ नहीं आता, सही है, इसलिए उसको इग्नोर करके ही चलते हैं, मगर फिर भी करवा देते हैं उसको ना। तो कल 3.3 करवाओ। कल 3.3 करवाऊंगा, जिसको करनी हो आ जाना। सभी फ्रेंड को ट्रायल लेना था। हाँ कल भेज देना। और आज वाले डेज में जिसका साइंस का छूट गया, साइंस पढ़ता है, आज वाले डेज में 7 से 8 साइंस का स्टार्ट करेंगे नया बैच, सही है। तो इस ग्रुप में किसी का साइंस का अगर छूट गया है तो आगे कर सकता है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए इस क्वेश्चन के हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। एक बार तो हमें कौन सा मेथड लगाना है, सब्स्टिट्यूशन, और एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक बार तो सब्स्टिट्यूशन लगाना है और एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब एक ही करके दोनों से एक एक करके दोनों लगानी है। क्या बात समझ? तो ये तो मैं आपके लिए छोड़ दूं, खुद कर लोगे। पहले इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, और फिर चेक करना है दोनों से आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेम आना चाहिए। सेम अगर नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी। सच रहूंगा क्या? हाँ ये होमवर्क मान लो, सही है। इस पूरे चैप्टर में ना बच्चों वर्ड प्रॉब्लम जरूर आती है, तो वर्ड प्रॉब्लम आपने करनी है जरूर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इसमें लिखा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। देखिए इसमें लिखा है एक स्टूडेंट है, वो किसी हॉस्टल में रहता होगा। हॉस्टल के 2 तरह के चार्जेस हैं, एक चार्ज तो फिक्स है और दूसरा जितने दिन आप वहाँ पर स्टूडेंट खाना खाता है उतने दिन का अलग से उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, सही है। देखो 2 तरह के चार्ज हैं, एक तो उसका रूम रेंट होगा, एक उसका क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है रूम रेंट होगा। दूसरा जितने दिन वो वहाँ पर खाना खाता है उसका पैसा उसको अलग से देना पड़ेगा। अब वो कहते हैं अगर वो मेस में, मेस मतलब उनकी जो किचन होगी उसमें 20 दिन खाना खाता है तो वो 1000 रुपये पे करता है, और अगर 26 दिन खाना खाता है तो 1180 रुपये पे करता है। तो आपको यहाँ पे फिक्स चार्ज बताना है क्या होगा, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बताना है क्या होगा। बच्चों क्वेश्चन तो समझ आ गया। मान लो मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ तो मैंने एक रूम तो ऑक्यूपाई कर रखा है वहाँ पर, चाहे मैं पूरे दिन बाहर ही घूमता रहूँ, रूम तो ऑक्यूपाई कर रखा है ना, सही है। तो उसका जो है पैसा मुझे अलग से देना है, वो हो गया फिक्स चार्ज, सही है। दूसरा जितने दिन मैं वहाँ पे खाना खाता हूँ उसका पैसा मुझे अलग से देना पड़ेगा। अब वो कहते हैं अगर मैं 20 दिन खाना खाता हूँ तो 1000 रुपये पे कर रहा हूँ, 26 दिन खाना खाता हूँ तो 1180 रुपये पे कर रहा हूँ। तो आपको ये बताना है फिक्स चार्ज कितना है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना है। क्या क्या समझ? अच्छा आपके स्कूल में वो लगता है दिवाली मेला वगैरह? नहीं, पहले लगता था तो उसमें क्या होता था, उसमें एंट्री के पैसे अलग होते थे। मेरे चाइल्ड वो हाँ एक ही बात है। अच्छा अब उसमें क्या होता है, एंट्री फीस अलग होती थी, सही है। और अंदर मान लीजिए आपने सामान कुछ खाया है या खरीदा है तो उसका पैसा अलग देना पड़ता था। तो वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। तो अब समझ लो पहले, देखिए इसमें ये फर्स्ट पार्ट है ना, तो इसमें हम लेट कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू
रुपीज एक्स, फिक्स चार्ज तो एक्स रुपीज है, यही समझ लो, बाद में नोट करना। और ये है कॉस्ट ऑफ फूड, सही है, वो मान लो वाई रुपीज पर डे है। क्या है? वाई रुपीज पर डे, सही है। अब देखिए कंडीशन 1, यहाँ पर जो है वो 20 दिन खाना खा रहा है, तो खाने के कितने पैसे देगा? 20 वाई। भाई एक दिन के खाने का खर्चा वाई रुपीज है, तो 20 दिन के खाने का खर्चा कितना होगा? 20 वाई। अच्छा, प्लस एक फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। ये आगे समझ? भाई मैंने यहाँ पे क्या माना है, उसका जो फिक्स चार्ज है वो एक्स रुपीज है, इसका लॉजिक समझने की जरूरत नहीं है हमें, सही है। बाकी वो 20 दिन खाना खाता है वहाँ पर, एक दिन के खाने का खर्चा मैंने वाई रुपीज मान लिया, तो 20 दिन खाना खाने का खर्चा कितना होगा? 20 वाई। इन दोनों का सम वो क्या करेगा? पे कर देगा। अच्छा, अब देखिए कंडीशन 2 में, यहाँ पर वो 26 दिन खाना खाता है, तो 26 वाई। 26 दिन खाना खा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा उसका खर्चा? 26 वाई। और ये फिक्स चार्ज है, तो x प्लस 26 वाई कितना आ जाएगा? 118 जी। आगे बात समझ? अब इसे हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। एलिमिनेशन। हम सीधा साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा? -6y = -180। ये माइनस करके ये आएगा ना, तो y कितना आ जाएगा? -180 अपॉन -6, तो कितना आ जाएगा? सर क्रॉस मल्टीप्लाई वाले सिंबल ना, एलिमिनेशन मेथड से, सही है। नॉर्मली हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड ही लगाते हैं, ये सबसे इजी पड़ता है। ये आगे बात समझ? तो यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा बाय एलिमिनेशन मेथड। नहीं, इतना कौन लिखता है? क्या आगे समझ? अब देखिए v है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है देखिए हमें, x प्लस 20y = 1000, तो y की वैल्यू 30 रख दीजिए। x is equal to rupees 400. तो x आ गया 400। देयरफॉर फिक्स चार्ज जो है वो ₹400 आ गया, एंड कॉस्ट ऑफ फूड जो है वो कितना है बच्चों? 30 रुपीज पर डे। अब अच्छा नेक्स्ट करते हैं।
सेकंड पार्ट में मैंने क्या कहा, इसमें मैंने कहा अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है, उसे हम x/y मान लेते हैं। ये क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। When 1 is subtracted from numerator, जब हम न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। आगे इट बिकम्स 1/4। अब ये फ्रैक्शन दे रखा है, ये 1/4 हो जाता है। अगर हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 8 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1/4। दोबारा समझ लो, देखो इन्होंने कहा आपको एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन हमने मान लिया x/y। अब वो कहते हैं अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। क्लियर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मैं 8 ऐड करता हूँ तो वो क्या हो जाता है, 1/4 हो जाता है। तो हमें क्या करना है, फ्रैक्शन जो है फाइंड आउट करना है। तो इसमें मैं क्या करूँगा बच्चों, लेट कर दूंगा, लेट फ्रैक्शन भी x/y। अब देखिए कंडीशन 1, अगर हम न्यूमरेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन क्या आ जाता है, 1/3 ना। क्लियर है, अब इसे सॉल्व कर लूंगा। देखिए कितना यहाँ है से ये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना। बेटा एलिमिनेशन मेथड लगाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काफी लंबा होता है। सही है, क्लियर है। सर x5 आ रहा है y12। हाँ, तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, 3x - y = 3। अब देखिए कंडीशन 2 में इन्होंने क्या कहा है, ये आपका फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/4। अब कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x = y + 8। तो 4x - y किसके बराबर आ गया, 8 के। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। सही है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर दीजिए। बेटा उससे क्यों आप वो कर रहे हो, सर वो मतलब एक क्वेश्चन अगर मान लो पूरे नंबर मिलने भी है तो आधे नंबर क्यों लेना चाहते हो, वो मैं सिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के बाद सिखा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपको लगाना ही नहीं है, समझ लो अपने आप से। हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही लगा के आना है। सही है, कोई हीरो बनने की जरूरत नहीं है वहाँ पे कि मैंने इम्प्रेस कर देना टीचर को। अगर वहाँ पे गिवन दे रखा होगा तभी लगा देगा। गिवन तो आज तक आया ही नहीं दिया हुआ। मतलब अगर मैसेज हाँ, लिखा होगा तो। सही है, बड़ी क्लासेस में जो भी यूज करते हैं ना सब एलिमिनेशन ही करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, जब आप एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा टाइम तक लगा लेते हो ना तो ये ओरल करने के लिए होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप स्टेप्स लिखते हो तो बहुत लंबा हो जाता है। इसको ओरली करोगे ना दिमाग में बैठा के तो बहुत छोटा पड़ता है। सही है, जब चैप्टर खत्म होगा तो मैं ओरली करके दिखाऊंगा आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे करना है। सही, वो मगर जब होता है जब आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है, बोर्ड में तो करके ही दिखाना पड़ेगा आपको। x = अच्छा, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे y के दोनों के कोएफिशिएंट सेम है ना, तो सिंपल साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा, -x = -5। तो x कितना आ गया, 5। अब देखिए b है 3x - y = 5। अब x की जगह 5 पुट कर दो। तो y कितना आ जाएगा, 12। सही, तो देयरफॉर फ्रैक्शन b कितना, x/y था ना, यस सर। 5/12। 5/12।
ये आगे इसमें बच्चों यस नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो आप जब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में लेने गए यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। सही, हर राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं और 1 मार्क्स डिडक्ट होता है उसके गलत आंसर के लिए। तो इस हिसाब से उसको कितने मार्क्स मिले? 40 मार्क्स मिले, सॉरी। अच्छा, अब अगर मान लो सही आंसर के 4 नंबर मिले और गलत आंसर के 2 नंबर कटे तो उसको 50 मार्क्स मिलते हैं। तो आपको ये बताना है कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में। सही। अच्छा, अब दोबारा समझ लो। देखो बड़े जो कंपटीशंस होते हैं ना, वहाँ पर वो ज़्यादातर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। तो एमसीक्यू में बच्चे क्या करते हैं, तुक्का मार देते हैं, तो बच्चा गैस ना करे। उसके लिए वो क्या करते हैं, अगर सही होता है तो मार्क्स देते हैं, गलत होने पे हमारा क्या होता है, नॉर्मली 0 मिलता है हमें तो। मगर वहाँ पर क्या होता है, वो काट लेते हैं नंबर कि मतलब इसे तुक्का मारा है, गैस किया है। गैस को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, नेगेटिव मार्किंग लिखते हैं। सही। मान लीजिए एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, इसके हिसाब से स्कूल में, आपके स्कूल में क्या होगा, पहला क्वेश्चन आपने सही जवाब दे दिया तो 4 नंबर मिल गए, दूसरा आपने गलत दे दिया तो 0 नंबर मिलेगा आपके स्कूल में। तो आपके कितने नंबर आएंगे? 4। कंपटीशंस में क्या होता है, आपने पहले का सही जवाब दे दिया, कितने नंबर मिलेंगे? 4। एक दूसरे का गलत आंसर दे दिया तो 2 नंबर कट जाएंगे, कितने मार्क्स आएंगे? 2 आएंगे। कंपटीशंस में ऐसा होता है। और सर कुछ लिख के नहीं तो फिर 0 नहीं, वो बढ़िया है। कुछ ना होता हो तो 0 मिल जाएगी। अब अगर मान लो कुछ ना आता हो, दोनों तुक्के मारे और दोनों गलत लग गए तो -4 आ जाएगा। इससे तो बढ़िया ये है। सही है। यहाँ तो बहाना बना देंगे कि मेरा ध्यान कहीं और था, यहाँ क्या होगा, यहाँ तो पकड़े ही जाएंगे। सही है। सर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं हमको। 20 है। अभी देखते हैं, रुक जाओ। ये बच्चों नेगेटिव मार्किंग तो समझ आ गई। उन्होंने कहा टेस्ट है, उसमें स्टूडेंट ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सही है। अब 2 कंडीशन बताई है, अगर सही के 3 नंबर मिले, गलत का 1 नंबर कटे तो उसके मार्क्स होते हैं 40। अगर सही के 4 नंबर मिले, गलत के 2 नंबर कटे तो उसको मिलते हैं नंबर 50। तो आपको बता रहे हैं टोटल कितने क्वेश्चन थे। सही। तो इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। स्टूडेंट का नाम दिया है यश। लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यश आंसर्ड करेक्टली वो तो x है। सही है। एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यश आंसर्ड इनकरेक्टली। क्लियर है। यहाँ पर पहली कंडीशन में सही के कितने मिल रहे हैं, 3 नंबर, और गलत के कितने कट रहे हैं, 1। यस सर। और 40 मार्क्स आ रहे हैं ना उसके। यस सर। अब देखो भाई कंडीशन 1। हाँ जी, अभी ये बताओ, उसने x क्वेश्चंस के सही आंसर दिए हैं तो कितने नंबर मिले होंगे इसको? 3x, है ना। हाँ जी दीपाली जी, ये बताओ, उसने y क्वेश्चंस के आंसर गलत दिए हैं तो नंबर कितने कटे होंगे? हाँ, -y। ये नंबर मिले, ये कट गए, तो ये नेट रिजल्ट कितना आ गया इसका? 40। आगे समझ भाई, इतने मिले, इतने कट गए तुक्का मारने के कारण, इनका डिफरेंस उसका रिजल्ट है। क्लियर है। हाँ जी नमन, उसने x क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं तो इसके अकॉर्डिंग
+4 और -2 के अकॉर्डिंग उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 4x। रुक जाओ, सारे आंसर खुद नहीं देने। हाँ जी बेटा आप बताओ, एक क्वेश्चन गलत देने पे 2 नंबर कट रहे हैं, तो y उसने गलत दिए हैं तो कितने नंबर कट गए? हाँ 2y - 2y। ये किसके बराबर आ गया? 50 के। अब इसे कर लोगे सॉल्व? करो, इसको सॉल्व करो। ऊपर किससे कर लोगे बच्चों? देखो यहाँ पे मैं क्या है, y के कोएफिशिएंट को क्या करना है? सेम करना है। तो मैंने ऊपर क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना आएगा? 6x - 2y। हाँ जी, सर इसमें 2 कॉमन था सेकंड इक्वेशन। हाँ 2 को लेके कर दो। ये बढ़िया। चलो अभी ऐसे कर देते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट इक्वेशन पे आ गई। सेकंड साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सर आपने इससे 2 से मल्टीप्लाई किया। बता देखो 2 से हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया, y के कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं। तो यहाँ -2 है, यहाँ पे -1 है, तो हम क्रॉस ओवर कर देते हैं। इसकी ऊपर कर दी, इसकी नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो x तो 15 आ गया। अब देखिए वी हैव 3x - y = 40। x की जगह 15 रख दो। y = 5। तो y 5 आ गया। तो इसका मतलब टोटल 20 क्वेश्चन हो गए। टोटल 20 क्वेश्चन हो गए ना। उन्होंने यही तो पूछा है टोटल कितने क्वेश्चन है, तो 20 टोटल सर उसने ऐसा क्वेश्चन। नहीं हो सकता इसमें क्वेश्चन छोड़ो। नहीं ये नहीं कहा ना, वो बता देते हैं। हम 3 वेरिएबल में नहीं पूछ। 3 वेरिएबल लिया तो उसमें ये आगे बात समझ। जैसे हमें ऐसे दिया है कि 3 मार्क्स और करेक्ट आंसर के लिए मिलता है और -1 से गलत। सर हमने -2y को दिया। देखो अगर पहली कंडीशन में जो है ना, उन्होंने कहा सही के 3 नंबर मिलेंगे, गलत का 1 नंबर कटेगा। तो x सही किए 3x नंबर मिल गए, y गलत किए y मार्क्स कट गए, तो 3x - y 40 आ गया। अब कहते हैं मार्किंग स्कीम चेंज हो गई। चलो अब उधर सही के 4 नंबर मिल रहे हैं, गलत के 2 नंबर कट रहे हैं। तो x सही किए तो 4x नंबर मिल गए, y गलत किए 2y कट गए, तो 4x - 2y जो है वो 50 के बराबर हो गया। सही है? यहाँ तक बच्चों आगे क्लियर है? तो अब नेक्स्ट आओ बच्चों, ये ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 4th पार्ट। सही है? ये बैंकिंग वगैरह में भी पूछा जाता है। बैंकिंग के एग्जाम होते हैं ना, उसमें भी आता है। बैंक पीओ में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मगर वहां पे हमें क्या करना होता है, इसको ओरली करना होता है। सही है? यहाँ पर हमें विद लैंग्वेज मतलब पूरे स्टेप्स लिखकर करना है। यहाँ पर देखिए इसमें इन्होंने कहा है आपको, इन्होंने कहा प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। इन्होंने कहा 2 प्लेसेस है, एक ए है और एक बी है। ये हाईवे पर 100 किलोमीटर अपार्ट है। अब नेक्स्ट 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए। एक कार जो है वो ए से स्टार्ट होती है। अनदर फ्रॉम बी, दूसरी वो स्टार्ट होती है बी से। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती है विथ डिफरेंट स्पीड, तो वो 5 आवर्स में मिलती है। कितने आवर्स में मिलती है? 5 आवर्स में मिलती है। क्लियर है? इस केस में दोनों ना एक ही तरफ जा रही हैं, तो ये 5 आवर्स में मिलती है। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये दोनों इधर जा रही हैं, ऐसे भी कर सकते थे। दूसरे में कहा है
इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चले, ये ए है, ये बी है, ये इधर चले और ये इधर चले, तो ये कितने आवर्स में मिलेंगे? 1 आवर्स में मिलेंगे। तो आपको ये बताना है ए से और बी से दोनों प्लेसेस से जो कार चल रही है उनकी स्पीड क्या होगी, उनकी स्पीड क्या होगी। क्वेश्चन तो समझ आ गया? यस सर। देखो इन्होंने ये दो प्लेसेस है, इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। एक कार यहाँ से चलती है, एक कार यहाँ से चलती है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो कितने आवर्स मिलती हैं? 5 आवर्स। अब ये ए है, ये बी प्लेस है, सही। एक कार यहाँ से चलती है, एक कार यहाँ से चलती है, दोनों अगर टुवर्ड्स ईच अदर चलते हैं तो ये 1 आवर है। क्लियर है? तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट, ये ना समझ लेना, आराम से नोट कर लो, सही है। पहले समझ लो फिर आराम से नोट करना, पूरा टाइम मिलेगा। लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, सही। ए से जो कार स्टार्ट होती है उसकी स्पीड मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, उसे मैंने मान लिया y किलोमीटर पर आवर, सही। अब कंडीशन 1, इफ दे ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन, अगर दोनों की दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो, सही। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाओ। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, मतलब ए से जो कार स्टार्ट हो रही है उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, वो 100 के बराबर होगा। लिख सकते हैं इसको कंडीशन 1 में। यहाँ लिख रहा हूँ डिस्टेंस, ये लिखकर नहीं आ रहा है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, सही, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, ये किसके बराबर है बताओ? 100 के बराबर है। आगे बात समझ। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब जो ए से कार स्टार्ट हो रही है इसकी स्पीड कितनी है? x, टाइम कितना है? 5, तो ये 5x हो गया ना डिस्टेंस। आगे समझ। ये आपको लिख कर नहीं आ रहा है, सही है, अब ये लिख लेना मगर सर नहीं तो घर जाके समझ नहीं आएगा। वो कैसे है 5x? बता दो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है? स्पीड इनटू टाइम। यस सर। अब ए के केस में स्पीड कितनी है? x, और टाइम कितना है? 5, तो 5x हो गया ना, सही। अच्छा अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, यहाँ पे टाइम तो 5 ही है और स्पीड Y. कितनी है? y, तो 5y हो जाएगा ना ये। बताओ ये 5 से डिवाइड हो जाएगा? यस सर। तो ये बन गई आपकी first 20। क्लियर है? अब दूसरा कंडीशन 2, इफ बोथ ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, सही। अब इसमें देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, ये 100 के बराबर होगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। देखो पहले केस में ये ए है, ये बी है, ये दोनों ऐसे जा रहे हैं एक डायरेक्शन, सही। दूसरे केस में ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। अब देखो ये ए है, ये बी है, ए ऐसे गया, बी ऐसे गया, कुछ डिस्टेंस क्या करेगा? ए ट्रेवल करेगा, कुछ डिस्टेंस बी ट्रेवल करेगा। जब ये एक दूसरे से मिलेंगे तो दोनों का जो सम होगा डिस्टेंस ट्रेवल का वो कितना होगा? 100 होगा। फिगर से दिख रहा है?
ये मान लो आदित्य है और ये मैं हूँ मान लो, सही है। हम दोनों के घर के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। अब ये कुछ मेरी तरफ चलता है, कुछ मैं इसकी तरफ चलता हूँ। जहाँ पर हम मिलेंगे, चाहे कहीं पे भी मिले, चाहे हम दोनों यहाँ मिले, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए, इनका सम कितना होगा? 100 ही होगा। आगे समझ? तो अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इनटू टाइम। इसका स्पीड इनटू टाइम, ये दोनों का सम कितना होगा? 100। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर। भाई इस केस में क्या होगा? ये ए है, ये बी है। ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए जो है वो 100 किलोमीटर ज़्यादा होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बी से। ये तो आती है बात समझ? दूसरे केस में कुछ डिस्टेंस ये चला, कुछ डिस्टेंस ये चला, दोनों का सम कितना होगा? 100 किलोमीटर होगा। क्लियर है? कर लोगे इसको सॉल्व तो? यस सर। देखो ऐसा है, ए को क्या करना पड़ेगा? ए को पहले 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा पहले, फिर जितना बी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फिर उतना ट्रेवल करना पड़ेगा, जब जाके वो बी को पकड़ेगा। तो यहाँ पे ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? ज़्यादा, 100 किलोमीटर। यहाँ पर कुछ ए चल रहा है, कुछ बी चल रहा है, दोनों कहीं पे भी मिले, चाहे यहाँ मिले चाहे यहाँ मिले या बीच में मिले, दोनों के जो डिस्टेंस ट्रेवल का सम होगा वो कितना होगा? 100 किलोमीटर होगा। तो सॉल्व कर लोगे इसको? सर बाय 40 डिस्टेंस। X is equal to 80, Y is equal to 100. सर x is equal to 60 आ रहा है, y is equal to 40। हाँ 60 और 40 आ रहे हैं।